गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सबकी तैयारी एग्जामिनेशंस के लिए ठीक चल रही होगी। आज हम रिवीजन वर्क करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। तो हम बेसिकली जो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने किन किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना है पेपर्स पे और उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो थोड़ा सा जो आर्टिकल्स हैं या जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर आज रिवाइज करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने थर्ड यूनिट के अंदर स्टडी करा होगा कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये कहा था कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसने क्या करा था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में, हमने क्या किया था कि एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर करी थी, ठीक है, और उसके नीचे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। अब जैसे ही यहाँ पर पहले मान लो हम करंट को ऑफ रखते हैं तो मैग्नेटिक जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन नहीं देती, पर जैसे ही हम करंट को स्विच ऑन करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और हमने इससे रिलेटेड कई डेरिवेशंस भी करे हैं पीछे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन उठा कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट फिर क्वेश्चन ये उठा कि क्या हम इसका रिवर्स कर सकते हैं कि हम क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसका जो आंसर था दैट इज गिवन बाय द माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे और उन्होंने अपनी बात को प्रूव करा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है दैट कंसिस्ट थ्री वर्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक प्लस इंडक्शन। अब जो वर्ड इलेक्ट्रो है दैट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। और मैग्नेटिक जो है दैट इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। और एक आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी करा है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, किसी चीज़ में चार्ज प्रोड्यूस करना। अगर आपने इलेक्ट्रिक इंडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि बिना बॉडी को टच करे हुए उसको उसके अंदर चार्ज इंड्यूस कर रहे थे। तो इंडक्शन का मतलब यहाँ पर आप क्या लोगे, टू प्रोड्यूस विदाउट टचिंग, टू प्रोड्यूस विदाउट टचिंग। तो यहीं से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो, आप रिवर्स ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर की तरफ चलना स्टार्ट करो। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन होगी कि अगर
हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करें फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, जो चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी। टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बिफोर वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट डन बाय द माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, हम एक टर्म और यहां पे स्टडी करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको नोन टर्म है, फ्लक्स आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। आपने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसी तरह से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस थ्रू द गिवन सरफेस। भाई किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस अब यहां पर हमने इलेक्ट्रिक वर्ड को रिप्लेस करवाना है मैग्नेटिक से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी कि मान लो हम कोई एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है कि कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्रॉस करती हैं गिवन सरफेस में से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका जो फार्मूला है दैट इज डिनोटेड बाय फाई बी। फाई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, फाई बी स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका जो फार्मूला आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पर बी जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड ए इज द एरिया वेक्टर। तो जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जब आप सॉल्व करोगे, दैट इज इक्वल टू बी ए cos theta, that is the magnetic flux। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हम करते हैं कि एक सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी शेप का, और इस सरफेस को मैं नाम दे देता हूं S। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ds के साथ। तो ds इज द एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर या इस एरिया में से मान लो हम एक ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कंसीडर करते हैं कि इस एरिया में से एक ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है ओब्लिकली, और वो इस तरह से क्रॉस कर रही है कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रही है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही है बल्कि ये सर्टेन एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब कितनी फ्लक्स की वैल्यू यहां पर होगी वो हमने यहां पे कैलकुलेट करना है। तो देखो ये फार्मूला बी ए कॉस थीटा कैसे आया, वही चीज हमने यहां से निकालनी है। अब मैं इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व कर रहा हूं कंपोनेंट फॉर्म के अंदर। एरिया वेक्टर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये बी जो है ds के साथ थीटा एंगल बना रहा है,
तो इसलिए हम यहाँ पर b cos थीटा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे और b cos थीटा के 90 डिग्री पर हम कंपोनेंट कंसीडर करेंगे b sin थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि जो b cos थीटा है वो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के साथ जीरो एंगल बना रहा है। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को पेपर में कंफ्यूज कर सकती है कि b cos थीटा जो है गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया वेक्टर आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी रिजॉल्व करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। जो b cos थीटा कंपोनेंट है दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और जो b sin थीटा कंपोनेंट है वो इस सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये सरफेस कंसीडर कर रहा हूं तो b cos जो b sin थीटा है इस सरफेस के पैरेलल क्रॉस करेगा। तो जो b sin थीटा कंपोनेंट है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये गिवन सरफेस के पैरेलल ऊपर से ही निकल जा रहा है, गिवन सरफेस में से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो दिस इज पैरेलल टू गिवन सरफेस, कि ये जो कंपोनेंट है पैरेलल टू गिवन सरफेस है, ठीक है, एंड डू नॉट contribute to magnetic flux and do not contribute to magnetic flux। अब ध्यान से आप देखो, जो b sin थीटा कंपोनेंट है और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ds कंपोनेंट बेटा ये है और b sin थीटा कंपोनेंट ये है। बोलेंगे अगर हम ये आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में फ्लक्स जो है वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि जो b sin थीटा कंपोनेंट है, यानी कि जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो गिवन सरफेस के पैरेलल क्रॉस कर रहा है, गिवन सरफेस में से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहां पर b sin थीटा के कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगी। अब हमारे पास कंपोनेंट बच गया b cos थीटा। जो b cos थीटा कंपोनेंट है वो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है गिवन सरफेस के, तो एरिया वेक्टर भी क्या है? गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो b cos थीटा और ds के बीच में यहां पर एंगल क्या लोगे आप? 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि इस कंपोनेंट के बीच और ds कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी फ्लक्स की? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स दैट इज अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 डिग्री ले लूं, यानी कि एंगल बिटवीन b एंड a इज 0 डिग्री, यानी कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो आप यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो उस केस में? दैट इज b इंटू में a cos 0 इज 1। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की 90 डिग्री की बात करें तो इस केस में cos 90 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री।
यानी कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो गिवन सरफेस के पैरेलल है। तो इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। अब यहां पर हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो अभी हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम डिनोट करते हैं फाई बी के साथ, और फाई बी की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें तो B इंटू में A, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू में एरिया। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के जो SI यूनिट हमने पढ़े हैं, या अभी आप आगे इसको दोबारा से स्टडी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के जो SI यूनिट्स होते हैं दैट इज टेस्ला। ठीक है, दिस इज टेस्ला, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया के जो SI यूनिट आ जाएंगे दैट विल बी मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स के जो SI यूनिट हम कंसीडर करते हैं कि 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 वेबर। ठीक है, और हम इसको वेबर को डिनोट करते हैं WB के साथ। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 1 वेबर। ठीक है, या वेबर। तो हम 1 वेबर को क्या डिफाइन करेंगे कि इफ, या हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एक्ट नॉर्मली टू द गिवन सरफेस या गिवन यूनिट एरिया। फिर से इसको डिफाइन कर देते हैं, यहीं से डिफाइन हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एक्ट नॉर्मली टू द या एक्ट नॉर्मली ओवर द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो देन इट इज सेड टू बी 1 वेबर। ठीक है, अब इसके हम CGS यूनिट को कैलकुलेट कर देंगे। तो इसके जो CGS यूनिट होते हैं, क्योंकि बेटे ये कई बार न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपको यूनिट CGS में दे दिए जाएंगे। तो इसके CGS जो यूनिट हैं दैट इज मैक्सवेल। ठीक है, इट्स CGS यूनिट इज मैक्सवेल, और इसको हम डिनोट करते हैं mx के साथ। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल जो होता है दैट इज इक्वल टू, अब CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप याद रखना दैट इज गॉस। तो उसको हम डिनोट करते हैं G के साथ, 1 गॉस। 1 गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया के जो CGS यूनिट होंगे दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इंटू में सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 टेस्ला जो होता है, याद रखना ये वैल्यू, इट इज इक्वल टू 10⁴ गॉस के। ठीक है, कि 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के SI यूनिट हमने क्या लिखे थे, टेस्ला मीटर स्क्वायर।
टेस्ला इंटू में मीटर का स्क्वायर। तो 1 टेस्ला जो है दैट इज 10⁴ गॉस के, और मीटर को सेंटीमीटर में अगर आप चेंज कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁴, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 वेबर जो है 1 वेबर, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स के अभी हमने पढ़े, दैट इज 1 वेबर। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है वो 1 वेबर के बराबर होता है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 1 मैक्सवेल के। तो 1 वेबर जो है दैट इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, दैट इज mx। तो दिस इज द CGS यूनिट एंड दिस इज द SI यूनिट, और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि CGS यूनिट और SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, या उससे पहले हम पढ़ेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि फैराडे ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट करे थे रिलेशन देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि मतलब फैराडे ने ये कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट करे थे। तो उसने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था कि उसने करंट इंड्यूस करवाई थी एक मैग्नेट से, दैट इज करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। तो उसने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक क्वाइल कंसीडर कर ली, कि मान लो एक क्वाइल हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, दिस इज नोन एज प्राइमरी क्वाइल। सिंपल एक क्वाइल उसने कंसीडर करी, और इस क्वाइल को उसने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। बेटा जो गैल्वेनोमीटर का जो फंक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताना। ये दो काम करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा और साथ में उसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि करंट किस तरफ फ्लो कर रही है। इसके दोनों साइड डिविजन्स होते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा मिड पॉइंट में, यहाँ पर कुछ एक डिविजन्स होंगे, मान लो 0, 1, 2, 3 करके इस तरह से मिली एम्पियर, एम्पियर, और उसी तरह से दूसरी साइड में भी इसके डिविजन्स होंगे। ठीक है, तो बीच में 0 होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है या जो इसकी नीडल है वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगी। तो इनिशियली उसने क्या करा कि एक कॉइल ले ली और उस कॉइल में जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की दैट विल शो द 0 रीडिंग। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो हमने ना तो किसी बैटरी को कनेक्ट करा है, ना ही हमने कोई एक्सटर्नल कोई और सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब उसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लिया या एक बार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब उसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट करे इसके साथ। उसने क्या किया, सबसे पहले इस बार मैग्नेट को कॉइल के
पास ले गया। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो कॉइल के साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट करेंगी, या सिंपली हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही उसने मैग्नेट पास लाया, ऑब्वियसली ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक होगी, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू जो लिंक होगी दैट विल इंक्रीज। तो इस केस में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो उसने नोटिस करा कि जो गैल्वेनोमीटर है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देने लग गया। यानी कि मान लो कि डिफ्लेक्शन हमने अपनी तरफ से अजम्प्ट करा, मान लो मैंने ये कि गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है इस साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं, ठीक है, नेचुरल सी बात है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, पर क्या कॉज है कि इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है? ना तो हमने इस कॉइल में कोई एक्सटर्नल बैटरी जोड़ी है, ना ही हमने कोई एक्सटर्नल कोई अदर सोर्स को कनेक्ट करा है। तो इसका जो इसने रीज़न दिया, इसका रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जो देखो बेटा, ये जो कॉइल है ना, दैट इज़ अ कंडक्टर, और कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी फिक्स डायरेक्शन ना होने के कारण करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। नेचुरल सी बात है कि आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लो कि अगर कोई टीचर आपकी क्लास में नहीं है तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी ऑर्डर में नहीं होगा, कोई अब सभी अपनी अपनी जगह से मूव करते हुए मिलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि जब हम कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं मैग्नेट को पास लेके आता हूँ तो इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब उन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उस फोर्स के कारण सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो होप ये आपको पता लग गया होगा कि गैल्वेनोमीटर ने क्यों डिफ्लेक्शन दी, क्योंकि जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर रही है एक फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसने दूसरी एक अजम्पशन और देखी कि अगर वो मैग्नेट को फास्ट क्लोजर ले जा रहा था और फास्ट अवे ले जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो भी फास्ट हो रही थी। कि जब वो मैग्नेट को आगे ले जा रहा था तो कॉइल की डिफ्लेक्शन एक साइड आ गई, जब वो मैग्नेट को बैक साइड ले जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, एक चीज ये चीज ध्यान से देखना कि जब वो मैग्नेट को पास ला रहा था तो मान लो कि डिफ्लेक्शन फर्स्ट साइड आ गई, जब ये मैग्नेट को दूर ले जा रहा था तो डिफ्लेक्शन सेकंड साइड में आ गई। अगर उसने कहा कि अगर हम मैग्नेट को बिल्कुल फास्ट आगे और पीछे मूव करवाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। अगर आप स्लो मूव करवाते हो तो डिफ्लेक्शन स्लो होगी, अगर आप फास्ट मूव करवाते हो मैग्नेट को तो जो नीडल है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर की नीडल के अंदर वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। एक ऑब्जर्वेशन इसने ये ली। ठीक है,
अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फैराडे लॉज को पढ़ेंगे। अब सेकंड अजम्पशन में उसने क्या कहा, उसने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करा, करंट इंड्यूस्ड बाय, अब उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया करंट इंड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल। उसने अब क्या किया, प्राइमरी कॉइल तो एज इट इज ही रखी, ठीक है, और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब मैग्नेट की जगह उसने एक और कॉइल कंसीडर कर ली, इसको नाम उसने दे दिया सेकेंडरी कॉइल, और इस सेकेंडरी कॉइल को उसने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ की। अब जैसे ही उसने की को प्लग इन करा और इस कॉइल को, ठीक है, प्राइमरी कॉइल के पास ले गया, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है, जो दूसरी पहली कॉइल के साथ लिंक होगी, दैट विल इंक्रीज। वही बात हो रही है, मैग्नेट की जगह अब हम क्या ले रहे हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल। पर हमें पता है कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रही है, यानी कि जैसे ही मैं सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के पास ले जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठेगा कि अगर हम मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं प्राइमरी कॉइल के, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन होगी, है ना। क्योंकि अगर मान लो, अगर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है, पर यहाँ पर कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है ये हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर अभी तक। और दूसरी बात है कि अगर इस तरह से करंट प्रोड्यूस होती है कि अगर हम एक मैग्नेट कंसीडर कर लें और एक कॉइल कंसीडर कर लें, तो डायरेक्ट उसी से अगर हम करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी चाहिए थी सारे इंडिया की। सभी ने क्या करना था कि एक कॉइल कंसीडर, एक कॉइल अपने छत पे रख लेनी थी बड़ी सी, और एक बड़ा सा बार मैग्नेट ले लेना था और बस करंट प्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया उस केस में फिर तो। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें उसने एक चीज नोटिस करी इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कि जो डिफ्लेक्शन है ये तभी तक रहेगी जब तक दोनों कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। या तो मैं इस मैग्नेट को पास ले जा रहा हूं या तो इसको दूर ले जा रहा हूं, तभी इस कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगी। अगर मैं इस मैग्नेट को एक जगह पे फिक्स कर देता हूं तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है अगेन जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये हम आगे लेंज लॉ के अंदर स्टडी करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सिंपली फिलहाल आपने ये याद रखना है कि अगर आपको इस कॉइल में या इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करवाना है तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ करंट, कि करंट इंड्यूस नहीं होगी। अब उसने अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करा कि अब दो कॉइल्स की बजाय उसने एक सॉफ्ट आयरन कोर कंसीडर कर ली, ठीक है। और इसी के ऊपर उसने क्या करा, एक प्राइमरी कॉइल को इसी के ऊपर वाइंड कर दिया और इस तरह से वाइंड करा
कि ये प्रॉपरली इंसुलेटेड हो, ठीक है, कि ये कंडक्ट ना करे इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ठीक है। और इसको हमने डिनोट कैपिटल एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। अब थोड़ी ही दूर उसने क्या करा, एक और कॉइल कंसीडर कर ली, ठीक है, और इस कॉइल को उसने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ और एक की के साथ। अब उसने क्या नोटिस करा कि जैसे ही हम की को प्लग इन करते हैं, पहले उसने की को प्लग आउट रखा तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है दैट विल बी 0। अब जैसे ही उसने की को प्लग इन करा, उसने एकदम से ऑब्जर्व करा कि देयर विल बी मोमेंट्री डिफ्लेक्शन। मोमेंट्री मींस स्मॉल टाइम के लिए डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद भले ही इस कॉइल में करंट फ्लो करता रहे, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगेन 0 होगी। फिर इसको ध्यान से सुन लो, जैसे ही हम इस की को प्लग इन करते हैं तो क्या देखा उसने कि करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो गैल्वेनोमीटर ने, यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है उसने एकदम से मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दे दी, यानी कि स्मॉल टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दे दी। फिर थोड़ी देर के बाद इस गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगी, भले ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा था। अब उसने सेकंड केस में क्या करा, इस की को प्लग आउट कर दिया। तो अगेन उसने चेक करा कि गैल्वेनोमीटर ने अगेन मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दे दी। फिर उसके बाद दोबारा से इसकी डिफ्लेक्शन 0 होगी। अब इसी चीज को आप ध्यान से समझो, हमने क्या क्या इसमें किस तरह से डिफ्लेक्शन आ रही है कि जैसे ही हम की को प्लग इन करते हैं, करंट की वैल्यू 0 टू मैक्सिमम जाएगी। की के प्लग इन होने से उसको भले ही कितना भी कम टाइम लगे, पर कुछ ना कुछ टाइम तो उसको लगेगा 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए। तो जैसे ही करंट 0 से मैक्सिमम तक जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी प्राइमरी कॉइल के साथ। तो फर्स्ट जैसे ही करंट मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा और वो फ्लक्स लिंक हो जाएगा प्राइमरी कॉइल के साथ। अब जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया, तो करंट के मैक्सिमम होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों कि करंट मैक्सिमम हो गया, यानी कि करंट हो गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब फ्लक्स चेंज नहीं होगी। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है, हमने क्या कहा था कि करंट तभी इंड्यूस होगा जब तक फ्लक्स चेंज होगी। तो इस केस में जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जो इसके साथ लिंक होगी। इस कारण से यहां पर गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इस की को प्लग आउट कर देता हूं तो व्हाट हैपन कि करंट जो है अब मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक रिड्यूस होगा। तो करंट जब मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक रिड्यूस होगा तो भी उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू तक जाने के लिए। तो जितना उसको टाइम लगा मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक जाने के लिए, ठीक है, तो अब इसके साथ जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जो सेकेंडरी कॉइल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। यानी कि अब जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक होगी वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी।
और जब करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी और इस कॉइल के साथ कोई भी फ्लक्स जो है वो लिंक नहीं होगी। तो अगेन गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो ज़ीरो आ जाएगी। तो दीज आर द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर दो लॉज दिए थे। तो उसने फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जब भी किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही है किसी कॉइल के साथ वो चेंज हो जाती है या चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उस कॉइल के अंदर EMF यानी कि करंट नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, करंट की जगह हम यहाँ पर EMF बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होगी तो उस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट विल प्रोड्यूस। ठीक है, और वो EMF तभी तक रहेगी जब तक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यही उसका फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ में उसने क्या कहा कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में बन सकता है, व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes, कि जब भी किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही है वो चेंज हो रही है, देन EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट, इंड्यूस्ड इन सर्किट। और ये EMF तब तक रहेगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ये बात आपने लिखनी है पेपर में कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स कब, ये EMF कब तक रहेगी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो यही बात आपने यहाँ भी लिखनी है कि induced EMF last as long as, ये EMF कब तक लास्ट रहेगी या कब तक रहेगी, when ever या as long as, last so long as the change in magnetic flux continue, the change in magnetic flux continue। ठीक है, तो ये होप आपको पहला पॉइंट लग गया होगा पता सभी को कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी किसी कॉइल के साथ, और अगर वो चेंज होती है तो सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होगी, और वो EMF तभी तक रहेगी जब तक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, कि उस EMF जो इंड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द मैग्नीट्यूड of induced EMF is directly proportional to time rate of change of flux। ठीक है, तो टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो EMF प्रोड्यूस होगी सर्किट में
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में टाइम, दैट इज phi2 माइनस phi1 अपॉन में टाइम, कि फ्लक्स को चेंज होने के लिए कितना टाइम लगता है। और मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू K, और इसको हम ये लिख सकते हैं d phi अपॉन में dt, ठीक है। और K की जो वैल्यू होती है हर एक सिस्टम के लिए दैट विल बी 1। तो मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू d phi अपॉन में dt। यहाँ पर फैराडे की एक ड्रॉबैक ये है कि इसने जो EMF इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन नहीं दे पाया। इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द लेंज। तो लेंज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, ठीक है। तो लेंज ने ये कहा कि जो EMF इंड्यूस हो रही है इस सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, वो अपने कॉज का हमेशा अपोज करेगी। फिर आप इस चीज को ध्यान से समझो कि जो EMF प्रोड्यूस होगी किसी भी सर्किट के अंदर वो अपने कॉज का अपोज करेगी। तो लेंज लॉ क्या डिफाइन करेंगे? द EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट always oppose the cause which produce it। ठीक है। तो उसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहा कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन में dt, कि जो EMF प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी। तो नेगेटिव साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि EMF जो है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। ठीक है। अब अगर हमारे पास कॉइल में n टर्न्स हैं तो यही इक्वेशन माइनस n इंटू में डी फाई अपॉन में dt की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब लेंज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। या पहले हम इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अपोज किस तरह से होगा। मान लो कि अगर हम एक कॉइल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कोई कॉइल हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं और कोई बार मैग्नेट है, उसको मैं क्लोजर ला रहा हूं इस कॉइल के। तो नेचुरल सी बात है कि जब आप इस मैग्नेट को क्लोजर लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होगी दैट विल इंक्रीज। फिर इसको ध्यान से समझो कि जब हम मैग्नेट को क्लोज लाते हैं कॉइल के तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी इस कॉइल के साथ वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। अब अकॉर्डिंग टू लेंज इस कॉइल की जो टेंडेंसी होगी, इस कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगी उसकी टेंडेंसी ये होगी कि इस मैग्नेट को अपने क्लोजर ना आने दे। तभी तो ये होगा, क्योंकि देखो हमने क्या कहा हुआ है कि जो EMF इंड्यूस होगी वो हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगी। तो यहां पर जो EMF इंड्यूस हो रही है इस कॉइल के अंदर वो क्यों इंड्यूस हो रही है? मैग्नेट के पास आने के कारण, और या हम कह सकते हैं फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण। तो इस कॉइल की टेंडेंसी ये होगी कि ये फ्लक्स को इंक्रीज ना होने दे।
तो ऐसा कब होगा? जब ये जो कॉइल है इस मैग्नेट को रिपेल करेगी, यानी कि अपने पास ना आने दे। तो रिपेल करने के लिए इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए, तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो नॉर्थ पोलैरिटी आपको याद होगा कब आएगी? जब सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। इस कारण से ये जो एंड है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगा। पर हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाना चाहते हैं तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क and that work is appeared in the form of electric energy। तो ये जो मैंने आपको एक पहले बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व हो सकती है, तो उसके लिए रीज़न ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती रहेगी? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैग्नेट को पास लाओगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी और ये मैग्नेट को रिपेल करने लग जाएगी। ठीक है, पर अगर हमें मैग्नेट को पास ले जाना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नेट को मैन्युअली आगे की तरफ, आगे पीछे की तरफ वाइब्रेट करवाना पड़ेगा, तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा। अगर हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं कॉइल से, दूसरे केस में हम कंसीडर करते हैं कि जो मैग्नेट है मैं कॉइल से दूर ले जाता हूँ, तो अब इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी, यानी कि अब देखो इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रही है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। पर अब इस कॉइल की टेंडेंसी ये होगी कि ये फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दे। तो ऐसा कब होगा? जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और अट्रैक्ट कब करेगी? जब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये साउथ पोलैरिटी यहाँ पे एक्वायर करेगी और इस कॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। पर हमारी कोशिश क्या है कि हमें मैग्नेट को दूर ले जाना है, तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन, और वो जो वर्क डन है दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल नहीं होता है या वायलेट होने से बच जाता है। और दूसरी बात कि E इज इक्वल टू हम कह रहे हैं डी फाई अपॉन में डी टी के, या फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टाइम के। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, फ्लक्स अगर कांस्टेंट रह रही है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप चेक करोगे कि फाई टू और फाई वन की वैल्यू सेम है, तो EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो EMF को इंड्यूस करवाने के लिए हमें कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द करंट इन द सर्किट। तो ये तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लगभग सेम है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपनी
राइट हैंड की फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, देन इन दैट केस जो थंब है वो फोर्स की जगह अब मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर जो है दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें हम ये लिख के चल देंगे कि जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है दैट रिप्रेजेंट मोशन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर जो है दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मिडल फिंगर it will represent the induced current, कि induced current किस तरह से फ्लो करेगा। तो बेटा सबसे पहले इस रूल को हम अप्लाई करेंगे इन द टॉपिक विच नेम इज वेरियस मेथड टू प्रोड्यूस EMF। Our next topic is various methods to produce या to induce EMF in the circuit। कि हम किसी भी सर्किट में EMF किस तरह से इंड्यूस करवा सकते हैं। वेरियस मेथड्स टू इंड्यूस्ड EMF in circuit। बेटा EMF के लिए हमने फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था कि EMF जो इंड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन में dt। ठीक है, यहां पर फाई जो है दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके लिखी थी कि d अपॉन में dt, फ्लक्स की जो वैल्यू थी दैट विल बी b वेक्टर डॉट a वेक्टर या BA cos थीटा। ठीक है, तो हम EMF को कितनी वे में जनरेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले या तो हम एरिया कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहें। ठीक है, तो दैट विल आल्सो प्रोड्यूस द EMF। इन दोनों में से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, से मैग्नेटिक फील्ड को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए EMF जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि A डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा अगर ये कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया हम चेंज नहीं करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से EMF प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा है कि इसको देखो हम B डॉट A को लिख सकते हैं d अपॉन dt BA cos थीटा, जहां पर जो थीटा है that is the angle between magnetic field and area vector। तो अगर मैं एंगल को चेंज कर दूं बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो उस केस में भी EMF इंड्यूस हो सकती है। तो फर्स्ट मेथड तो हो गया आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। दूसरा हम बोल सकते हैं कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको चेंज कर दो, तो उस हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है बाय चेंजिंग द एरिया। जो थर्ड मेथड है मेन मेथड दैट इज बाय चेंजिंग द एरिया।
इसको हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मोशनल ईएमएफ, यानी कि वो ईएमएफ जो मोशन के कारण इंड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अगर हम किसी कंडक्टर को मोशन में लाते हैं तो नेचुरल सी बात है वहां पर एरिया भी चेंज होगा। देखो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर में एक्ट कर रही है इन द इनवर्ड डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पेपर के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है और इट विल एक्ट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मान लो कि दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इस तरह से है और ये पेपर के अंदर की तरफ जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। आपको पहले भी बताया था जो क्रॉस साइन होता है दैट रिप्रेजेंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर की तरफ जाती है। अगर हम डॉट का निशान लेते हैं इस तरह से तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के बाहर की तरफ आती है और रहेगी वो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इन दोनों केसेस के अंदर। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द पेपर जा रही है और पेपर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसमें हम मान लो एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। एक रेक्टेंगुलर शेप में हम एक कंडक्टर सपोज कर लेते हैं, मान लो इस तरह से। These are the three sides of this conductor. Which are fixed, कि हम इनकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लो L be the length of this side। ठीक है, ये जो तीन साइड हैं इनकी रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं कि इनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब जो चौथी साइड है दैट विल बी मूवेबल, कि जो चौथी साइड हम बनाते हैं उसको हम इस फ्रेम के ऊपर आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फोर्थ साइड है तो इसको मैं इन तीन साइड के ऊपर या इन दो साइड्स के ऊपर आगे या पीछे की तरफ मूव करवा सकता हूं। तो इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है दैट विल चेंज। अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा हूं, ठीक है, तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एरिया हमने कम कर दिया। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जा रहा हूं इस रेक्टेंगल के, तो इस केस में एरिया इंक्रीज हो रहा है और फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ये फ्रेम हम कंसीडर करते हैं, मान लो दिस इज द पी क्यू साइड एंड दिस इज द आर एस साइड। तो किसी टाइम टी के ऊपर जो फ्रेम पी क्यू है या जो साइड पी क्यू है वो एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि पी एस आर एस से जो पी क्यू का जो डिस्टेंस है किसी टाइम पर वो हम एस एक्स कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, मान लो कि पी क्यू का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आल्सो नेग्लिजिबल, यानी कि इसमें जितनी भी साइड्स हैं उन सब का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब मान लो कि हम इस पी क्यू को आगे की तरफ v वेलोसिटी के साथ मूव करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पी क्यू को हमने क्या कर दिया बच्चों,
आगे की तरफ मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, तो अब एरिया डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो अगर एरिया डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है तो कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गिवन एरिया में से क्रॉस कर देंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फ्लक्स की वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं B इंटू में A। थीटा मैक्सिमम ले लिया, यानी कि कॉस थीटा मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है। अब एरिया जो है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जहां पर हमने सपोज करा है कि मान लो कॉइल यहां जैसे पहुंची है मूव करते हुए, तो B इंटू में एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज x जो है दैट इज द डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पर b कांस्टेंट रहेगा, l कांस्टेंट रहेगा, बट x जो है दैट इज वेरिएबल विद टाइम, कि x की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाएगी। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो x घटेगा, अगर मैं इसको बैक साइड ले जाऊं तो x की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर x जो है वो टाइम के साथ वेरिएबल है। तो EMF अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो EMF की जो वैल्यू है दैट विल बी माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के। तो डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी बी एल एक्स, क्योंकि अभी हमने कहा कि b जो है वो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ये दोनों डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इक्वेशन बिकम b इंटू में l माइनस साइन d अपॉन डी टी इंटू में x। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो माइनस ऑफ बी एल वी, this is the EMF induced in the circuit, and this is known as motional EMF. Next जो हमारा टॉपिक है that is energy conservation in motional EMF, कि जो मोशनल EMF है उसमें जो एनर्जी है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। इसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि मैकेनिकल जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। देखो इस चीज को कैसे समझोगे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमें कुछ न, हम इस साइड को जो कंडक्टर है इसको v वेलोसिटी के साथ आगे मूव करवा रहे हैं, तो आगे मूव करवाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि जितनी मुझे मैकेनिकल एनर्जी इस कॉइल को आगे की तरफ मूव करवाने के लिए लगानी पड़ेगी, दैट विल बी फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी मैं लगाऊंगा इसको आगे मूव करवाने के लिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो ये चीज हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। अगेन वही कंसीडरेशन हमारी चलेगी कि मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं जो पेपर के अंदर की तरफ लग रही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और एक्ट इनवर्ड द पेपर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अगेन 3 साइड्स को कंसीडर करते हैं
एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की। और जो ये हमने फ्रेम कंसीडर करी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड साइड, इनकी रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। अब यहां पर पहली तीन जो साइड हैं इनकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बट जो चौथी साइड हम कंसीडर करेंगे से, इस साइड का नाम हमने पीछे दिया था पी क्यू। पी क्यू जो साइड है, और इसको हम नाम दे देते हैं आर एस। तो पी क्यू साइड की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो आर है। तो आर क्या कंसीडर करके चलोगे? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू। बाकी सारी साइड की रेजिस्टेंसेस हम, बाकी जो तीन साइड हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। अब मान लो कि इस कॉइल को या इस साइड को हम v वेलोसिटी के साथ अंदर की तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है कि इंड्यूस्ड करंट किस तरफ फ्लो करेगी। तो इसके लिए बेटा हम लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो दिस इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ कंडक्टर, B is represented by the middle finger and the जो फर्स्ट फिंगर है that will represent the magnetic field and the middle finger will represent the induced current। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के अंदर की तरफ लग रही है, मोशन अंदर की तरफ हो रहा है, तो जो करंट इंड्यूस होगी दैट विल बी फ्रॉम P to Q। ये रूल आप भी लगा के चेक करना, क्योंकि जब आप अपने आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो कई न्यूमेरिकल्स में हम इस रूल को यूज करते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो करंट जो है बेटे इसमें P से Q की तरफ, Q से S की तरफ और S से R की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अब करंट की जो वैल्यू है, इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू है, हमें पता है E/R, दैट इज EMF अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और EMF की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी मोशनल EMF की, दैट इज BLV अपॉन में R के। दिस इज द मोशनल EMF। अब बाकी तीन साइड्स को आप भूल जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ PQ साइड को याद रखो। तो ये जो PQ है दैट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? दैट इज BIL साइन थीटा। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करा है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी BIL साइन थीटा। यहां पर क्योंकि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी दैट विल बी BIL, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1, ठीक है। और यहां पर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और जो कंडक्टर है या करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। तो यहां से भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स की जो वैल्यू है दैट विल बी BIL, ठीक है। तो पावर, हमें कितनी पावर चाहिए इस PQ कंडक्टर को आगे की तरफ पुश करने के लिए? तो पावर रिक्वायर टू पुश द कंडक्टर PQ, कि PQ को हमने आगे की तरफ मूव करवाना है
तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, तो मुझे कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन जो होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया हमारे पास फोर्स इनटू में वेलोसिटी के, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमने निकाल के रखी है BI/L, ठीक है। और वेलोसिटी की जो वैल्यू है दैट विल बी एज इट इज V पुट कर दो इसको, B यहां पर I की वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन में हमने करंट, इंड्यूस्ड करंट जो निकाली है दैट विल बी BL/V अपॉन में R इंटू में V। और ये इक्वेशन हमारे पास बन गई बेटा B², ठीक है। और यहां पे हम L लिखना भूल गए, B² L² V² अपॉन में R। तो दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। तो जब हम इस कंडक्टर को आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, यानी कि हमें मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड होगी पर सेकंड, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड कितनी होगी, दैट इज द फार्मूला ऑफ हीट डिसिपेटेड इज H इज इक्वल टू I² R इंटू में टाइम। तो हीट डिसिपेटेड पर सेकंड की कितनी एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी पर यूनिट टाइम में, दैट इज हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू I² इंटू में R के। तो हीट भी एक तरह का वर्क डन होता है, दैट इज वर्क डन अपॉन में टाइम इज पावर। तो पावर डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम ये हमारे पास आ गया। तो I की वैल्यू पुट अप कर दो, B² L² V² अपॉन में R का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। तो R से R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखो हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम क्या आ गया, B² L² V² अपॉन में R के। तो यहां से हमने अपनी बात प्रूव कर दी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश द PQ first convert into the electrical energy and then it will convert into the heat energy। एनर्जी कंजर्व्ड रह रही है कि जितनी मुझे पावर आगे लगाने, इस PQ को आगे की तरफ खींचने के लिए लगानी पड़ रही है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हीट अल्टीमेटली। तो पावर जितनी यहां पर है उतनी ही पावर हमारे पास हीट की फॉर्म में भी आ रही है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर फॉलो अप हो रहा है। थैंक यू।